नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास रहेगी दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए जो जीके व जीएस की महामैराथन क्लास होगी। बात करें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है। तो गाजर में कौन सा विटामिन होता है लाडले? विटामिन ए होता है गाजर में। ठीक है, बात करें विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। और धूप से विटामिन कौन सा? डी प्राप्त होता है। ठीक है, बात करेंगे इससे बांझपन हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग? बांझपन रोग हो जाता है और इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था राम मोहन राय, विवेकानंद, गांधी जी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो किसने किया था इसके बारे में एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। देखें, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने लिखे थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश जो नामक समाचार पत्र था वो लिखा गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके राजा राम मोहन राय की, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनके द्वारा भी एक समाचार पत्र लिखा गया था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। बिल्कुल बहुत बार पूछा भी जाता है। देखते हैं इसका, राजा राम मोहन राय के द्वारा समाचार पत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एक बार सभी बच्चे छापिए देखें। बिल्कुल बिल्कुल संवाद, बिल्कुल बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल बिल्कुल संवाद कॉमेडी, बिल्कुल। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। दूसरी बात, ब्रह्म समाज के बारे में भी ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? कि जब राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, या वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही, या कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, या फिर क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो छाप दीजिए देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन इसका राइट ऑप्शन बताता है। पहले सबसे पहले देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे आज के सारे क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए देखें। बिल्कुल लाले, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही ये आपका जो भारत के विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। बात करें इससे आगे कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया और पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मोहन और लोहिया या राजीव गांधी। तो चार ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं क्या अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, राम मोहन और लोहिया या राजीव गांधी। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बिल्कुल राजा राम मोहन राय, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या जेम्स हिक्की, या फिर आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो छाप दीजिए देखिए इसका राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। आज का सेशन बड़ा ही मजेदार और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बिल्कुल बिल्कुल 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की थी, लेकिन भारत का पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स अंगस्ट हेंकी को जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसका यह राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। जो अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, जिसने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन भी किया था। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा भी जो छापा किया गया था
प्रकाशित किया गया था, उसके बारे में भी हमने डिटेल से बताया था। और निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम मान प्राप्त होगा, कि किसने न्यूनतम मान प्राप्त होगा, 1/3 का 2/3, आधे का आधा, या आधे का चौथाई, या 1/3 का 1/3। तो कौन सा मान है जो सबसे न्यूनतम मान प्राप्त होगा? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और खासकर आपके बीएसएफ ट्रेडमैन वाले बच्चे भी जुड़ जाइए, क्योंकि उनका भी सिलेबस एज इट इज ऐसा ही एक पैटर्न रहेगा। तो लाड़ इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 1/3 का 1/3। ठीक है, इन चारों में से सबसे न्यूनतम मान किसे प्राप्त होगा? 1/3 का 1। बात करें लेक्सस फॉर्म को कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो छाप दीजिए एक बार इसका राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने, वीर सावरकर, रामकृष्ण परमहंस, या फिर स्वामी विवेकानंद, या एनी बेसेंट। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल बिल्कुल किसके द्वारा की गई थी? आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जो आपके लेक्चर्स फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित थी? आपके स्वामी विवेकानंद के आधारित पर थी। इसके अलावा बात करें, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की गई थी। इसकी रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगला एक्शन की बात कर लेते हैं कि सुदित पाषाण के रचयिता कौन थे? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर मुंशी प्रेमचंद, या जयशंकर प्रसाद। तो छाप दीजिए देखें एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो सुदित पाषाण के रचयिता कौन थे? आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर की एक और पुस्तक थी, कौन सी? गीतांजलि। गीतांजलि के द्वारा इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बात करें इसके अलावा आपके राष्ट्रगान की, किसकी? राष्ट्रगान की बात करेंगे। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? आपके जनगण मन, उसके रचयिता आपके रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है, बांग्ला भाषा में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की जो मेन उपन्यास, जो पुस्तकें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, वो है एक तो है गबन और एक है गोदान। गबन और गोदान मेन इंपॉर्टेंट की लिखी गई है, उपन्यास का जो इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे जयशंकर की, तो जयशंकर के द्वारा जो चित्राधार है, बिल्कुल बहुत बार पूछा जाता है। चित्राधार लिख लीजिए सभी बच्चे, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए एक बार सभी बच्चे। प्रमुख रचना संग्रहों में प्रमुख रचना थी इनकी जयशंकर प्रसाद की चित्राधार। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि डायनमो का मुख्य काम क्या है? डायनमो का मुख्य काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए देखें, डायनमो का मुख्य कार्य क्या होता है, यह आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, आपका इसका राइट ऑप्शन होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? आपका डायनमो करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर
कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? क्या तमिलनाडु या राजस्थान या गुजरात या असम? तो कौन करता है, इसके बारे में एक बार छाप दीजिए कमेंट सेशन में। बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन होगा। बिल्कुल कौन सा होगा इसका? असम राइट ऑप्शन होगा। तो असम जो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का वह राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन करता है लाडले? असम करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में इसका राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार। क्वालिटी को थोड़ा सा, वीडियो की क्वालिटी 144 से बढ़ाकर 244 240 तक कर लीजिए। इसमें नेट आपका ज्यादा खर्च नहीं होगा, ओबीएस के द्वारा रिकॉर्डेड है, तो नेट आपका बिल्कुल ही खत्म नहीं होगा। जैसा 144 में जितना नेट खर्च होगा उतना ही नेट, क्वालिटी बढ़ा लोगे तो भी उतना ही नेट लगेगा। ठीक है, ओबीएस के द्वारा रिकॉर्ड है, ज्यादा नेट नहीं खाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है, ताकि साफ दिखाई दे। बिल्कुल लाडले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आधार बनी थी आपके, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? एनी बेसेंट, गांधी जी, वैलेंटाइन सिरोल या दादा भाई नौरोजी? तो छाप दीजिए इसका राइट ऑप्शन कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। इंडियन अनरेस्ट का लेखक, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है वैलेंटाइन सिरोल, इसका राइट ऑप्शन होगा, जो इंडियन अनरेस्ट का लेखक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपके गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन सी थी, इसके बारे में छाप दीजिए। देखें इसके भी बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य के प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल लाडले सत्य का प्रयोग, सत्य का प्रयोग। ठीक है, बिल्कुल। वैसे लिखी गई तो बहुत सी पुस्तकें, पर मेन इंपोर्टेंट इसका सत्य का प्रयोग है। और मेरे जीवन की कथा या फिर राम नाम और मेरे सपनों का भारत, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत किसके द्वारा लिखी थी? आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बिल्कुल सर, यह छाप कर रखना। गीत बोध और बापू की सीख, हिंद स्वराज, ये सारे के शामिल इसी में है। हिंद स्वराज भी बहुत बार पूछा जाता है, लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? जापान, मलेशिया, रूस या कनाडा? 4 देश आपके सामने हैं। छाप दीजिए इसका राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बिल्कुल लाडले देखो, मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। एक बार सेशन को दबा के शेयर जरूर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा? आपके रूस देश की। किसकी? रूस देश की आपकी विमान सेवा है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। पोस्ट ऑफिस के लेखक मुल्कराज आनंद, रविंद्रनाथ टैगोर, लॉर्ड क्लाइव या विष्णु शर्मा? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। तो लाले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? आपके रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और बात करें पोस्ट ऑफिस की जो सेवा कब शुरू हुई थी, किन के कार्यकाल में? आपके लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा पंचतंत्र जो पुस्तक थी वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा सूर्य के
या सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, इसके बारे में छाप दीजिए। क्या पृथ्वी, बुध, शुक्र या मंगल? बिल्कुल मंगल कर दीजिए एक बार सभी बच्चे। कमेंट सेशन में जरूर मंगल करिए एक बार, बिल्कुल जरूर अपनी अटेंडेंस दर्शाइए और राइट ऑप्शन जरूर बताइए। हम आपको इसलिए बार बार कहते हैं कि आप कमेंट सेशन में जरूर आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप गलत दोगे फिर हम आपको राइट आंसर बताएंगे तो वो क्वेश्चन आप कभी नहीं बोलोगे। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि एक बार आप गलत भी दो पर कमेंट सेशन में जरूर आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध सबसे नजदीक ग्रह। इसके अलावा बात करते हैं बुध ग्रह की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं लाडले कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? यह भी हमारा बुध ग्रह। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे पृथ्वी की। किसकी बात करें गुरुजी? पृथ्वी की बात करते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे शुक्र ग्रह की। किसकी करेंगे? शुक्र ग्रह की करेंगे। तो शुक्र ग्रह को वैसे शाम का तारा या सुबह का तारा या सांझ का तारा या साय का तारा किसे कहा जाता है? आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सूर्य के नजदीक आपका बुध ग्रह है, इसलिए उसका वातावरण एकदम नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके जस्ट पड़ोस में कौन सा होता है? पहले सूर्य के जस्ट पड़ोस में कौन सा हो गया? पृथ्वी। और पृथ्वी के जस्ट पड़ोस में कौन सा हो गया आपके? सॉरी, सूर्य के नजदीक जैसे पास में कौन सा हो गया? बुध। और बुध के नजदीक कौन सा होता है? तो शुक्र होता है। इसलिए शुक्र गर्म ग्रह भी होता है, यह भी ध्यान में रखना। बात करिए पृथ्वी की बहन। ठीक है, बिल्कुल। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन कौन है? वो भी आपकी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे मंगल ग्रह को। तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है लाडले? आपका लाल ग्रह। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। जी बिल्कुल, लिख लीजिए। बिल्कुल सर, बात करेंगे इसके अलावा आगे। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो। बिल्कुल सभी बच्चे छाप लीजिए इन क्वेश्चंस को। आपके एग्जाम में ये छपे हुए मिलेंगे, चाहे आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। बात करेंगे 1878 का वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड पाम्पस्टन या लॉर्ड रिपन या फिर आपके लॉर्ड डलहौजी? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, आज का सेशन बड़ा मजेदार इंपॉर्टेंट आपका जो जीत बेच चल रहा है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। दिल्ली पुलिस, आर्मी, आरपीएफ, बीएसएफ, ट्रेडमैन जीत बैच। बिल्कुल आपको अवश्य जीत दिलाएंगे। बिल्कुल आप कमर कस लीजिए, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको सफलता अर्जित करवाने का पूरा 100% प्रयास करेंगे दिल जोर से। बिल्कुल आप मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल लाडले 1878 का वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। किन के द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा जो आपका रद्द किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति थी वो किन के द्वारा अपनाई गई थी? आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति। यह बहुत बार पूछा गया था, पिछली बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया था, तो यह ध्यान में रखना, हड़प नीति वाला। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो कब हुआ था? क्या 1936, 1933, 1937 या 1947? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल लाडले, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। उड़ीसा से बिहार, जो उड़ीसा है बिहार से पृथक हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में ये अलग हुआ था। 47 में क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर तारा शंकर के द्वारा? तो किनके द्वारा लिखा गया था चित्रा उपन्यास? बहुत बार पूछा गया है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल आज का सेशन इंपॉर्टेंट।
चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का आप सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन होगा चित्रा उपन्यास है वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें एक कर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि चित्रलेखा कौन सा, अगर चित्रलेखा पूछ लिया जाए, चित्रलेखा पूछ लिया जाए तब क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? एक बार सभी बच्चे बताइए। देखें, चित्रलेखा किसके द्वारा लिखी गया था, रचित जो हिंदी उपन्यास था? बिल्कुल भगवती चरण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बिल्कुल आपके जो वंदे मातरम, वंदे मातरम राष्ट्रगीत, ठीक है, किसके द्वारा? आपके आनंद मठ से संकलित राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉल्स्टॉय या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता किसे कहा जाता है? आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित है। ठीक है, जो आपके भारत के प्रथम पीएम, भारत के प्रथम पीएम या प्रधानमंत्री। ठीक है, बात करेंगे आपके महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो रचित थी हिंद स्वराज, मेन इंपोर्टेंट, वो आपको छाप के रखना। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा जो नारों की बात करते हैं इनके द्वारा कि जो दिए गए थे कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिए गए नारे बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें आपके चाहे महात्मा गांधी की पूछा जाए चाहे किसी के बारे में पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा दिए गए नारे कौन से हैं। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा सही, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया नारा, तो नारों से रिलेटेड आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी बच्चे छाप के रखना इनको। बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे आप महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी के द्वारा पहली तो बात करते हैं आपके भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो किनके द्वारा दिया गया था? आपके महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार करो, वो भी आपके महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हे राम, यह भी आपके महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नारा था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे आपके आगे और आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है आराम हराम है, वो किसके द्वारा दिया गया था? आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और महात्मा गांधी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था 1942 में किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया जो नारा था यह भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया नारा, देखते हैं कौन कौन इसका राइट ऑप्शन बताता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, आराम हराम है, बिल्कुल बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि द वेलेस ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मंसूर आलम,
मोहम्मद अली जिन्ना, राम मनोहर लोहिया या राजेंद्र प्रसाद? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि अगरतला किस राज्य की राजधानी है। इसके बारे में आपको बताना है कि अगरतला है वो किसकी राजधानी है। क्या गांधीनगर की है, या जयपुर की है, या लखनऊ की, या त्रिपुरा की? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल इस बार जो आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है 7,546 पदों की वैकेंसी है, वो जाहिर सी बात है आपका आर्मी का जो पैटर्न है उस प्रकार ही का पैटर्न इसमें है लगा गया है। साथ ही में आपकी जो ये वैकेंसी है 7,546 पदों की, ये मेरे हिसाब से जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले ये वैकेंसी है लगभग 10,000 के करीब में पहुंच जाएगी। बिल्कुल इनकी पोस्टों में थोड़ी सी वर्दी जरूर होगी। ठीक है, बिल्कुल तो सभी बच्चों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार आपके जो जनवरी में चुनाव होने वाले हैं उससे पहले पहले आपकी जितनी भी वैकेंसी है सबका एग्जाम कंडक्ट करवा देगी सरकार। ठीक है, तो आपके पास ये गोल्डन चांस है। बिल्कुल सर, बात करेंगे आपके अगरतला किसकी है? त्रिपुरा की राजधानी है। गांधीनगर किसकी है? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। ठीक है, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले गुजरात से सीएम रहे थे। बात करेंगे जयपुर। जयपुर किसकी है? राजस्थान की। ठीक है, बात करेंगे लखनऊ। लखनऊ किसकी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की राजधानी पहले थी आपकी कलकत्ता, और 1911 से चेंज करके इसे दिल्ली कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? नई दिल्ली कर दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? संजय लीला, या फिर अर्देशीर ईरानी, या अनिल शर्मा, या दादा साहेब फाल्के? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल एक बार सेशन को भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल लाल, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका दादा साहेब फाल्के के द्वारा आपके जो प्रथम भारतीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उनके निर्माता दादा साहेब फाल्के पुरस्कार थे। और बात करते हैं अर्देशीर ईरानी, ये किस फिल्म के निर्देशक थे? आपके पहली मुख्य फिल्म थी जो बोलती फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा उसके निर्देशक थे। ठीक है, बात करेंगे आपके संजय लीला जो बहुत बार अच्छी अच्छी फिल्में देते हैं, अभी वर्जेंट टाइम में संजय लीला बंसाली, और साथ ही में अनिल शर्मा, इनके द्वारा हाल ही में जो फेमस पिक्चर है वो कौन सी है? गद्दर 2। कौन सी है? गद्दर 2 के निर्देशक कौन है? आपके अनिल शर्मा है। ठीक है, और दादा साहेब फाल्के के इनकी उपलब्धियों के आधार पर ही इनके नाम से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। ठीक है, बिल्कुल सिनेमा के क्षेत्र में। बात करेंगे निजी कंपनियों को 100% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? छाप दीजिए। या पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, या हरियाणा? देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल आज सभी का राइट ऑप्शन है। किसने निजी कंपनियों को 100% आरक्षण देने का जो फैसला लिया था वो पहला राज्य कौन सा बना है? आपका कर्नाटक राज्य। कौन सा बना है? कर्नाटक राज्य बना है जो निजी कंपनियों को 100% आरक्षण दिया है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि 100 वाट व 220 वोल्ट के दो बल्ब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, इनमें से सबसे तेज चमकेगा। तेज कौन सा चमकेगा? दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्या 220 वोल्ट वाला बल्ब, या फिर 100 वोल्ट वाला बल्ब, या दोनों बल्ब, या कभी 100 वाट वाला तथा कभी 200 वाट वाला बल्ब? तो कौन सा चमकेगा ज्यादा, यह आपको बताना है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन।
देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल लाडले 220 वोल्ट वाला, कौन सा 220 वाट वाला बल्ब है वो ज्यादा चमकेगा। ठीक है, बिल्कुल आप सभी को पता है, जायज सी बात है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। बात करेंगे विद्युत धारा की इकाई। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? क्या जूल होती है, एम्पियर होती है, वोट होती है या वोल्ट होती है? बिल्कुल इसमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन भी होते, तो छाप दीजिए इसका राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होता है आपका? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके जूल की, किसकी? जूल की। तो जूल किसका होता है लाडले? कार्य व ऊर्जा का। किसका? कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, बात करेंगे वाट की। तो वाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की। किसकी होती है? शक्ति की। ठीक है, बिल्कुल सर। और बात करेंगे वोल्ट। वोल्ट किसकी इकाई होती है लाडले? लाडले विभवांतर की होती है। किसकी होती है? वोल्ट विभवांतर की। विभवांतर। ठीक है, बिल्कुल सर। छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहली बार शरीर के किस अंग का एक एक्सरे किया गया था? बिल्कुल छाप दीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये आपके जो अभी आर्मी वाला पेपर था उसमें भी ये पूछा गया था कि पहली बार शरीर के किस अंग का एक्सरे निकाला गया था। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। किसका किया था? हाथ का किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? विल्हेम। किन्हें? विल्हेम रेंटजन। विल्हेम रेंटजन या रोंटजन भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। तो इनके द्वारा ये किया गया था आपके पहले एक्सरे का, जो अक्सरे की खोज की गई थी, या विल्हेम रोंटजन के द्वारा, जो कैथोड रिएक्शन के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते समय एक्स किरणों की खोज की गई थी। ठीक है, और जो विल्हेम रेंटजन ने जो सबसे पहले अक्सर किया था वो अपने जो पत्नी बर्था के हाथों का किया गया था। किसके? बर्था थी उनकी पत्नी, उनकी पत्नी का किया था, और पत्नी के हाथ का किया था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना। एक हाथ में अस्थियों की संख्या पूछ ली जाए तो एक हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 30। तो दोनों हाथों में अस्थियों की संख्या कितनी हो गई? 60। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सर। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लेंजिला, टोटल 30 अस्थियां हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि विद्युत मोटर रूपांतरित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसमें कन्वर्ट करते यह आपको बताना है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। विद्युत मोटर, बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। विद्युत मोटर क्या करती है लाडले? जैसे ही विद्युत ऊर्जा आती है उस विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंजेस कौन करता है आपका? जनरेटर। कौन करता है? जनरेटर। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? टेस्ला, वोल्टमीटर, वेबर या ओरेस्टेड? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है आपकी वेबर। क्या है? वेबर है। ठीक है, अब बात करेंगे टेस्ला की। किसकी? टेस्ला की बात करते हैं। तो टेस्ला आपकी किसकी इकाई? इसके बारे में छाप दीजिए, देखें। बिल्कुल बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने वाला मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
तीव्रता कौन मापता है आपका? टेस्ला के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा वोल्ट मीटर की, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कौन मापता है आपका? वोल्ट मीटर मापता है। ठीक है, और वेबर आपके चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, किसे कहा जाता है? एक बार सभी बच्चे बताइए। देखिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? आपके टाइटेनियम को। किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। बात करेंगे आपके नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में, वायुमंडल इन्वायरमेंटल में कितनी होती है? 78% होती है। ठीक है, और बात करेंगे वायुमंडल के साथ ही आपके वायुमंडल में ऑक्सीजन की, O2 की बात करते हैं तो कितनी होती है? 20.95%, या आपको देखने को मिलेगा 21%। ठीक है, यह भी आपको छाप के रखना। और CO2 का पूछा जाए तो 0.03% CO2 होती है। ठीक है, बाकी कैसे सबसे कम कम अलग अलग संख्याएं होती है। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि परस्पर 45 डिग्री कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होंगे? 7, 8, 4, 9। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, छाप के रखना इसको, 3 स्टार क्वेश्चन लगा के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। अगर 45 डिग्री के कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य अगर रखी है वस्तु को, तो उसके कितने प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होंगे? आपको 7। कितने होंगे? 7 प्रतिबिंब इसके दृष्टिगोचर होंगे अगर वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर रखे गए दो समतल दर्पणों के मध्य रखी जाती है तो। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि पेडोलॉजी या फिर पेडोलॉजी, इंग्लिश में देखा जाए तो पेडोलॉजी के अध्ययन करते हैं कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? क्या मृदा का, पादपों का, जंतु एवं पौधों की गति का, या पादपीय रोगों का? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और कभी भी निराश नहीं होना है, मेहनत जरा जचा कर करनी है लाडले, कभी भी मेहनत में कमी नहीं होनी है, मोटिवेशनल होते रहना है, कभी भी आपके मोटिवेट को डिमोटिवेट नहीं होना है। बिल्कुल, समय एक आता जाता रहता है, कभी खुशी कभी गम, यही जिंदगी का नाम है। बिल्कुल, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। पेडोलॉजी में आपके मृदा का, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, बात करेंगे पादपों का। इन पादपों का, सारों का, सभी का विवरण आप जानकारी या अध्ययन करते हैं किसमें करते हैं? आपके बोटनी में। किसमें करते हैं? बोटनी में क्या करते हैं, या फिर हिंदी में बोला जाए तो वनस्पति विज्ञान। क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, और बात करते हैं इनके वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है, और प्राणियों और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है आपके जूलॉजी में। किसमें किया जाता है? जूलॉजी में किया जाता है। जूलॉजी में किया जाता है, जिसे प्राणी विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, लॉजी कहीं पे भी लग जाता है तो उसका मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, बात करेंगे इसके वैज्ञानिक की। वैज्ञानिक कौन है आपके? इनके अरस्तु। ठीक है, इनके अलावा अरस्तु और किन के वैज्ञानिक है आपके? बायोलॉजी के। किनके? बायोलॉजी, आपकी जीव विज्ञान। ठीक है, बिल्कुल सर, लिख लीजिए साथ में। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन
कि फाइलेरिया रोग का वाहक कौन मच्छर है? क्यूलेक्स मच्छर, एडिस मच्छर, इनोफेलिस मच्छर या फिर मानसोनाइड्स? देखते हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्यूलेक्स मच्छर, एडिस मच्छर या इनोफेलिस मच्छर या फिर मानसोनोइडस। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल 10 सेकंड का आपके पास समय है, तब तक एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे छाप दीजिए और इसका राइट ऑप्शन बता दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल फाइलेरिया रोग का वह कौन है आपका? बिल्कुल क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन सा होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि कालाजार रोग का वाहक मक्खी, मच्छर, सैंड फ्लाई या जू? 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में कि कालाजार रोग का वाहक कौन होता है? क्या मक्खी होती है, मच्छर होता है, सैंड फ्लाई होती है या जू होता है? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। कालाजार रोग वाहक किसका होता है? आपके सैंड फ्लाई का। किसका? सैंड फ्लाई रोग का होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा आपके सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई का दूसरा नाम क्या है? बालू मक्खी। क्या होता है? सैंड फ्लाई मक्खी का नाम ही होता है बालू मक्खी। ठीक है, बात करिए उपजाऊ मृदा का पीएच मान। उपजाऊ मृदा का पीएच मान कितना होता है? 3 से 4, 8 से 9, 6 से 7 या 11? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। जो उपजाऊ मृदा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? 6 से 7 होता है। ठीक है, बिल्कुल इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। किसके बारे में? पीएच के बारे में। तो आपकी जो पीएच मान है उनके बारे में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया। अभी तक चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएसएफ के कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, तो पीएच वाला आप सभी बच्चे जान के रखना कि पीएच में जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। बिल्कुल, तो पीएच मान का एक बार सभी बच्चे बताइए। देखें, उपजाऊ मृदा का 6 से 7। ठीक है, और 8 किसका होता है वो एक बार सभी बच्चे बताइए। देखिए 8 पीएच मान। देखते हैं इसका कौन बताता है। पीएच मान में 8 पीएच मान किसका होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। समुद्री जल, ठीक है, कितना होता है? 8 होता है पीएच मान। ठीक है, अब बात करेंगे पीएच मान की सबसे पहले। तो पीएच मान आपके सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने यह पीएच स्केल दी थी और उस पीएच स्केल के बारे में बताया था कि उस पीएच स्केल में उसका मान रखा था 0 से 14 तक और 7 रखा था मध्य में, जहां पर रहता है उदासीन। ठीक है, और वर्ष जो जल होता है, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। 0 से 7 के मध्य जिनका मान है वह अम्ल कहलाते हैं और 7 से 14 तक मान वाले सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने एक बात बताई थी आपको ट्रिक कि अनिल नाम के एक लड़का था। ठीक है, उसकी शादी आपकी शालिनी नाम की लड़की से हुई थी। ठीक है, जैसा कि अम्ल क्या कहलाता है? जो नीले लिटमस को लाल करता है, अम्ल कहलाता है। सा यानी क्षार, ला से लाल, नी से नीला। क्षार वो कहलाता है जो लाल लिटमस को नीला करता है। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सर, ये आप छाप के रखना। ठीक है, बिल्कुल। और बात करेंगे इसके अलावा आपके आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता। बिल्कुल, पेज के बाद में बात करेंगे, पहले इसका बारे में एक बार सभी बच्चे बताइए। देखें कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख सकता। बिल्कुल, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेत्र दृष्टि दोष हैं उनके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें, नेत्र दृष्टि दोष हमने जो एक साइंस की क्लास भी पहले बताई थी, उसमें जाकर देख सकते हो। अगर पूरी डिटेल से जानकारी चाहते हो तो वहां पर जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर।
बिल्कुल सर। बात करें निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो नाम होता है वो दोष नहीं होता है, ये एक अपोजिट होता है साइंस में, है ना। इस चीज के हमेशा ध्यान रखना। जैसे दोष आ गया, नेत्र दोष है, मतलब जो नाम होता है वो कभी भी दोष नहीं होता है, यह आपको दिमाग में आज ही डाल लेना, ठीक है। बिल्कुल, यहां है एक निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु से साफ दिखाई देती है। क्या कहा था सर ने कि जस्ट अपोजिट मान लेना। बिल्कुल, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु से साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु से साफ नहीं दिखाई देती। तो लार्डे यहां मान लिया कि निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु से साफ दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु से साफ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो लार्डे निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है, तो कौन सा लेंस काम में लेंगे? अवतल लेंस। कौन सा लेंगे? अवतल लेंस काम में लेंगे, ठीक है। अब बात करें गुरुजी अगर दूरदृष्टि दोष, यहां अगर निकट की जगह पूछ लिया जाए दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है कि आपको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही है मगर पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई दे रही है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे आप? उत्तल लेंस। कौन सा लेंगे? उत्तल लेंस काम में लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस से आपके नजदीक की वस्तुएं को साफ से देख सकते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है? टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया या मिजलस? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। उसके बाद में फिर वापस पीएच वाली बात करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए, वो आप छाप के रखना एक पेज पे अलग से। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 9 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगता है? मिजलस का या खसरे का, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सर, सभी टीके लगवाने जरूरी है बच्चों के, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में वनस्पति प्रथम कड़ी है क्योंकि प्रत्येक को खा सकती है या भोजन संश्लेषण कर सकती है या एक स्थान पर नियत रहती है या फिर उपरोक्त सभी। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी भी खाद्य श्रृंखला में वनस्पति प्रथम कड़ी होती है क्योंकि वह भोजन संश्लेषण कर सकती है। क्या कर सकती है? भोजन का संश्लेषण कर सकती है। तो बाय ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। और खाद्य श्रृंखला में वनस्पति प्रथम कड़ी होती है, ठीक है। बिल्कुल, प्राथमिक उपभोक्ता भी से माना जाता है, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरल सबसे घातक है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इन्फ्लुएंजा कौन सा वायरल है जो सबसे घातक है आपका? इन्फ्लुएंजा का ए। कौन सा? ए सबसे घातक है, ये आपको ध्यान में रखना। इन्फ्लुएंजा ए आपका सबसे घातक है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपको बताना है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर हेपेटाइटिस ई? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी इसका राइट ऑप्शन होगा जो सीरे हेपेटाइटिस कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके अब पीएच मान की। किसकी बात करेंगे गुरुजी? पीएच मान की बात करेंगे, ठीक है। तो पीएच मान किसने दिया था? आपके सोरेनसन। पहले तो ये लिख लेना, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने जो किसी में घुलनता के आधार पर जो अम्ल और सार का पता लगाने के लिए ये दी थी पीएच स्केल, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले जल के पीएच मान। किसकी? जल का पीएच मान की बात करेंगे तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके दूध का पीएच मान।
तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। कितना होता है? 6.4 होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके सिरके की। तो सिरके का यानी कि दही का, सिरके का पीएच मान कितना होता है गुरुजी? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। इसके अलावा बात करेंगे आपके नींबू की। तो नींबू के रस होता है, या नींबू अगर कहीं आपको नींबू का रस भी देख सकता है और नींबू का भी मिल सकता है, सिर्फ नींबू भी पूछ सकता है। तो नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? एक बार सभी बच्चे बताइए देखें। बिल्कुल बिल्कुल 2.4। बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको लिखाया जा रहा है, जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए। ठीक है, अब बात करेंगे NaCl की। किसकी? NaCl, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। तो साधारण नमक का कितना पीएच मान होता है? 7 होता है। ठीक है, अब बात करेंगे शराब की। किसकी बात करेंगे गुरुजी? शराब की बात कर लेते हैं। तो शराब का पीएच मान कितना होता है वो एक बार बताइए देखें। तो गुरुजी शराब, एल्कोहल, C2H5OH, शराब का पीएच मान कितना होता है गुरुजी? 2.8 होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपके मानव मूत्र की। तो मानव मूत्र, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? वैसे 4.8 देखने को मिलता है, और कई जगह आपको 4.8 से 8.4 तक भी देखने को मिल सकता है। अम्ल से सार भी होता है कभी कभी। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा आपके समुद्री जल की। हमने अभी बताया था समुद्री जल। ठीक है, समुद्री जल कहीं तो ज्यादातर आपको 8 देखने को मिलेगा, और कहीं आपको 8.5 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आंसू की। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था आंसू का। आंसू का पीएच मान कितना होता है? एक बार सभी बच्चे बताइए देखें, आंसू का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे मानव लार की। किसकी? मानव के लार की। मानव लार, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मान भी लंबा होता है वैसे, 6.5 से 7.5। कितना? 6.5 से 7.5 तक होता है। ठीक है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। आपके पीएच मान जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वैसे HCl का पीएच मान तो वैसे 0 होता है, पर आमाशय में जो HCl होता है उसका पीएच मान 2 होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, बिल्कुल। H2SO4 का पीएच मान 1। बिल्कुल। सेब या सोडा का पीएच मान 3 होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9। अचार का 3.5 से 3.9, यह भी छाप के रखना। बिल्कुल छाप लीजिए सभी बच्चे। पीएच मान सोरेनसन नामक के द्वारा दिया गया था पीएच स्केल। बिल्कुल लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा शास्त्र का देवता किसे कहा जाता है? चरक, धन्वंतरी, हिपोक्रेटस या अरस्तु? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। सभी बच्चे एक बार इसका कमेंट सेशन में जरूर आंसर बताइए, क्योंकि यह आज का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो सभी बच्चे बताइए देखें। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल 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 राइट ऑप्शन होगा। चिकित्सा शास्त्र के देवता किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, और हिपोक्रेटस सर वो भी आपके चिकित्सा शास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके। ठीक है, बिल्कुल सर। और अरस्तु की बात करें, अरस्तु की हमने अभी बताई थी आपको, जूलॉजी और बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, बिल्कुल। इसी बीच आपके इस क्लास के बीच इजाजत लेते हैं। सभी बच्चे शाम को 8 बजे आने वाली जो पेपर क्वेश्चंस के वो लेना ना भूले, और सुबह रोज सुबह 7:15। कब? रोज सुबह, रोज सुबह
7-15 की क्लास आती है अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज, वो लेना ना भूले। वो सभी आपके दिल्ली पुलिस, आर्मी, आरपीएफ, बीएसएफ ट्रेडमैन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, बिल्कुल ला ले। तो इसी बीच आपके इस क्लास के बेस से इजाजत रहते, बस खुश रहे, मिजाज रहे। जय हिंद, जय भारत।